मैं तेरी हो गई हैं एपिसोड 7 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नौरीन जल्दी से मेरे कपड़े निकालें। मुझे अभी के अभी आफ़ताब के पास जाना है। डैड आप कहाँ जा रहे हो? बेटा मुझे लगता है तुम्हारे चाचू को इस वक़्त हमारी बहुत ज़रूरत है। मैं वहीं जा जा रहा हूँ। डैड मुझे भी चाचू के पास ले चलें। वहाँ कुरत भी होगी मैं इससे माफ़ी माँगूँगा पिछली बार गलती से धक्का लग गया था मुझसे। मगर इसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। डैड वो मुझसे बहुत गुस्सा हैं। आप चाचू से मिल लेना और मैं इससे मिल लूँगा। यूसुफ मलिक ने एक बार अपने बेटे के चमकते चेहरे की तरफ देखा, जो कुरतुल ऐन से मिलने का सोचकर ही हमेशा दमक जाता था। यही वजह थी कि यूसुफ मलिक ने आफ़ताब से कुरतुल ऐन को असवद के लिए माँगा। लेकिन आफ़ताब के मना करने पर इन्हें थोड़ा बुरा तो लगा लेकिन फिर जब इनकी जगह खुद को रख कर देखा तो आफ़ताब मलिक का फ़ैसला इन्हें हर तरह से दुरुस्त लगा। वो अच्छी तरह जानते थे कि कैसे आफ़ताब की खुशियों को बचपन में किए गए ख़ानदान के फ़ैसलों ने डसा था। अच्छा ठीक है, वो अपने 2 सूट ले आओ और नहाकर फटाफट 10 मिनट में रेडी हो जाओ। ओके डैडी। अपनी फुटबॉल फेंककर तेज़ी से वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा। यूसुफ साहब सब ठीक तो है? असवद के जाते ही नौरीन ने पूछा। नहीं नौरीन, कुछ भी ठीक नहीं है। आफ़ताब का फ़ोन आया था, अजीब-अजीब बातें कर रहा था। हमेशा कुरत का ख़्याल रखने को बोल रहा था, कभी कह रहा था कि कुरत की जान को खतरा है। फिर कहने लगा कि 18 साल का होने से पहले हम कुर्रत को मरीना बेगम के पास से ले जाएँ और इसने तो यहाँ तक कह दिया कि इसकी कुर्रतुल ऐन अब हमारे असवद की अमानत है। उजलत में अपना ज़रूरी सामान समेटते हुए इन्होंने सब बता दिया। नूरीन जो परेशानी से इनकी सारी बातें सुन रही थी, यूसुफ मलिक की आखिरी बात पर वो भी खुशी से चहक उठी। क्या आप सच कह रहे हैं ना? आफ़ताब बाई ने अपनी बेटी हमें दे दी? कुरातुल ऐन हमारे अस्वद की दुल्हन और मेरी बहू बनेगी। अस्वद जो अपना मोबाइल लेने आया था दरवाजे के बाहर से ही इनकी बातें सुनकर सब भूल कर दोबारा अपने कमरे में चला गया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है नौरीन बेगम, मुझे हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। मेरा दिल कह रहा है कि कुछ बहुत गलत हुआ है वहां, वरना आफताब इतना बड़ा फैसला अचानक नहीं कर सकता। आप बस दुआ करें कि सब ठीक हो। हाँ यूसुफ साहब, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आप जाएँ, नहा लें, मैं आपका सामान पैक करती हूँ। हाँ, नूरीन बेगम जल्दी करें। यूसुफ मलिक के कमरे से आकर कुछ देर तक उसने अपने आप का जायज़ा लिया। शादी? कुरतुल ऐन मेरी दुल्हन बनेगी? नूरीन बेगम की बातों को सोचते हुए पहला ख़्याल अपने हल्के सांवले रंग और इसके दूधिया रंग का आया। कितनी गोरी है वो! एकदम दूध जैसी सफ़ेद प्यारी-सी। एक पल अगर उसके सफ़ेद रंग का सोचकर लबों पर मुस्कुराहट उभरी, दूसरे ही पल अपने सांवले रंग को सोचकर इसने मुँह बनाया और फिर वो मुझसे कितनी छोटी भी है, मैं तो इससे कितना बड़ा हूँ। वो 6 साल की और मैं 15 साल का। आँखों के पर्दे पर उसका छोटा-सा कद और मासूम खूबसूरत नकली गुड़िया सा रूप घूम गया। और वो मुझसे कितना डरती है। जब भी मैं सोचता हूँ, वो या तो कमरे से नहीं निकलती या फिर भागकर छुप जाती है। इतनी सारी सोचों में इसे एक और परेशानी ने आन घेरा। कुछ पल हर पलों में सोचते हुए 2 मिनट बाद इसकी आंखें चमकी तो क्या हुआ? जो वो गोरी है, मैं भी इतना काला नहीं हूँ। स्कूल में मुझसे भी ज़्यादा काले रंग वाले स्टूडेंट हैं। और अगर वो छोटी है तो शादी कौन-सा अभी होगी जब वो बड़ी हो जाएगी। शादी भी तभी होगी। और आज अगर मुझसे बात नहीं करती तो इसका मतलब ये थोड़ी है हमेशा मुझसे बात नहीं करेगी। और मैं इससे दोस्ती करके इसका बहुत ख़्याल रखूँगा, फिर वो मुझसे डरेगी भी नहीं। अपने दिमाग से सब बातों का हल निकाल कर हर चीज़ को तरतीब से सेट करते हुए इसकी नज़र खिड़की पर पड़ी। डैड के 10 मिनट में से 5 मिनट खत्म हो गए थे। बिजली की तेज़ी से अपने कपड़े उठाते ही वो वॉशरूम में घुस गया। मैनेजर के केबिन में घुसते ही इसने गुस्से से चीख कर पूछा, पिछले 1 घंटे से वो असवद का उसके ऑफ़िस में इंतज़ार कर रही थी। जब से इसने असवद के साथ एक लड़की को फ्रंट सीट पर बैठे देखा था, उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया था। और जिस असवद मलिक ने कभी इससे सीधे मुंह बात नहीं की थी, वो इस छोटी सी लड़की से हंस कर बात और चमकती आंखों से हर मिनट उसका जायजा लेने में मसरूफ था। उसका एक एक अंदाज चीख चीख कर बता रहा था कि वो छोटी सी कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस लड़की असवद मलिक के लिए बहुत खास अहमियत रखती है। और यही चीज़ नीलम के गुस्से को और हवा दे रही थी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैंने पूछा, असवद कहाँ है?
गुस्से से वो एक मर्तबा फिर मैनेजर पर चीख उठी, देखिए मैम, हमने सर को फ़ोन कर दिया है, वो बस कुछ देर में पहुँचते होंगे। आप प्लीज़ कुछ देर और इंतज़ार कर लें, सर बस पहुँचते ही होंगे। नीलम के गुस्से से हाइफ़ होकर मैनेजर ने डरते-डरते कहा। एक गुस्सीली नज़र मैनेजर पर डालकर वो वेटिंग रूम की तरफ बढ़ गई। उफ़! ना जाने सर और इसके घर वाले इनको कैसे बर्दाश्त करते हैं। मैनेजर ने उसके जाते ही सुकून का साँस लेते हुए सोचा। अपने ऑफ़िस में दाख़िल होते ही तमाम वर्कर्स के सलाम पर उसने चलते हुए लब खींचकर एक सरसरी नज़र से हर तरफ का जायज़ा लिया और सबके सलाम के जवाब पर हल्का-सा सर को खम देते हुए मज़बूत कदम उठाता, वो अपने ऑफ़िस की तरफ बढ़ गया। ब्लैक डिनर सूट, सलीके से बढ़ाए गए बाल, संजीदा चेहरे पर नफ़ासत से तराशी गई हल्की-हल्की शेव, चौड़े शानों और दराज कद के साथ वो पूरे माहौल पर छाया हुआ था। वहाँ की कितनी लड़कियों के दिलों को एक साथ धड़का गया, लेकिन इसकी सख्त तबीयत की वजह से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई आंख उठाकर भी इसके सामने देखे। फिंगरप्रिंट से लॉक खोलकर इसने ऑफिस में कदम रखकर दरवाज़ा दोबारा लॉक किया। एसी ऑन कर अपनी चेयर पर बैठकर एक हाथ में पेपरवेट लेकर उसे टेबल पर घुमाया। दिमाग तेजी से आगे की प्लानिंग करने लगा कि तभी फोन की बजती घंटी ने इसकी त्वचा अपनी जानब मबजूल करवाई। मैनेजर, मुझे कुछ टाइम तक डिस्टर्ब नहीं करो। बेजारी से फोन उठाते ही इसने मैनेजर से कहा, पर सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लें। ओके फाइन, जल्दी बोलो। वो सर, नीलम मैम पिछले 1 घंटे से आपका इंतजार कर रही हैं। इनको और इंतजार का बोलूं या फिर आपके ऑफिस में भेज दूं? लंबी सांस लेकर इसने अपने दिमाग को पुरस्कून की कोशिश की। कुछ देर बाद नीलम तन-फन करती उसके ऑफिस में घुसी। इसने अब्रू उठाकर नीलम के इस बदतमीज़ ओढ़े हुए अंदाज़ को देखा। इसके इस तरह देखने पर नीलम एक पल के लिए गड़बड़ा गई, लेकिन फिर इस अंदाज़ में वो इसके सर पर जा खड़ी हुई। कौन थी वो लड़की तुम्हारे साथ? क्या लगती है वो तुम्हारी? किस हक से तुम्हारे साथ बैठी थी? और तुम जो किसी से फ्री नहीं होते, वो क्या लगती है तुम्हारी? इसमें ऐसा क्या है जो तुम कल इतना हँस-हँस कर बात कर रहे थे? इससे बोलो, जवाब दो। गुस्से से आग बगोला होते ही वो उसके सर पर खड़ी होकर मुसलसल चीखने लगी। असवद ने पुरसुकून अंदाज में इसकी बातें सुनते हुए एक नज़र इसके गुस्से से लाल होते चेहरे की तरफ देखा। आहिस्तगी से अपनी चेयर छोड़कर वो एक कदम में इसके मुकाबिल आया। मिस नीलम, सबसे पहले बात ये कि मेरी पर्सनल लाइफ है और अपनी पर्सनल लाइफ में मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, किससे मिलता हूँ और किससे हँसकर बात करता हूँ, इन सारी बातों का मैं कम से कम आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। मेरा पूरा हक है जानने का, तुम्हें आज और अभी मुझे बताना होगा कि कौन-सी अदाएँ दिखाकर रिझाया है तुम्हें इस बाज़ारू औरत ने। नीलम, उसके इतना घटिया इल्ज़ाम पर जहां असवद की धाड़ से पूरा ऑफिस लर्ज़ उठा, वहीं चटाख की आवाज़ के साथ असवद मलक का हाथ नीलम के चेहरे पर अपनी छाप छोड़ गया। खबरदार मिस नीलम, जो तुमने मेरे और उसके रिश्ते को गाली दी, बाज़ारू हरकतें किसकी हैं ये मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक नफ़रत भरी नज़र इस पर डालकर असवद ने जताने वाले अंदाज में कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? असवद मलिक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस लड़की के लिए तुमने मुझ पर, नीलम फ़ारूकी पर हाथ उठाया। गुस्से से फनकारते हुए इसने असवद के गिरेबां को मुट्ठी में जकड़ा। इसकी इस हरकत पर असवद ने इसे कहर बरसाती नज़रों से देखा। एक झटके से उसका हाथ अपने गिरेबान से हटाकर उसका हाथ बुरी तरह से झटका। असवद मलिक के गिरेबां तक पहुँचने की कभी हिम्मत भी मत करना मिस नीलम फ़ारूकी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वैसे तो मेरे सामने तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें ये बताऊँ वो लड़की कौन थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारा ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि मेरे और इस लड़की के दरमियान में क्या रिश्ता है। तो सुनो मिस नीलम फ़ारूकी, इस लड़की से मेरा जायज़ और शरई रिश्ता है। असवद मलिक की बीवी है वो, और असवद मलिक के बचपन की मोहब्बत भी। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका हक बनता है मुझ पर। सो नीलम फ़ारूकी, दोबारा इसके और मेरे रिश्ते को गाली देने से पहले तुम हज़ार बार सोचना। पहली गलती तुमने नादानी में की थी। अब अगर तुमने ये गलती दोबारा की तो मुझसे माफ़ी की उम्मीद भी नहीं रखना। तुम्हारे लिए बेहतर होगा मिस नीलम, अपने घर जाएँ, अपने माँ-बाप की इज़्ज़त को मट्टी में मिलाने से बेहतर है। अपना ज़ाहिर और बातिन दोनों को सँवारें ताकि आपका मुस्तकबिल सँवरे।
और मैं आपके लिए दुआगो होऊँगा कि आपको आने वाली ज़िंदगी में मोहब्बत करने वाला इंसान मिले और अब आप यहाँ से जा सकती हैं। मुझे बहुत ज़रूरी काम है। एक नज़र इसके धुआँ-धुआँ होते चेहरे की तरफ डालकर इसने मसरूफ़ से अंदाज़ में कहा, "नकारा इंसान तुम्हारे होते हुए वो अस्वद मलक इस कुरत को तुम्हारी नाक के नीचे से ले गया और तुम कहाँ लड़कियाँ ताड़ रहे थे?" अपनी बात कहने के साथ ही मरीना बेगम का हाथ फिजा में बुलंद हुआ और चटाह की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। ए मरीना, अपनी हद में रह और अपना रोब और गुस्सा अपने कुत्तों पर दिखाया कर। दोबारा अगर मुझ पर तूने हाथ उठाया तो कसम चंबेली की तेरे दोनों हाथ तोड़कर तेरे ही गले में लटका दूंगा। सलीम, बकवास बंद कर जाहिल इंसान। तू जानता भी है जिसको पाने के लिए तू इतना शरीफ बना फिरता है, आजकल उसे अस्वद मलक अपने साथ ले गया। और सिर्फ साथ नहीं ले गया, इससे निकाह भी कर लिया। ये देख अपना मोबाइल इसके आगे करते हुए मरीना बेगम ने गुस्से से कहा, "ओ तेरी! ये बाबू मेरी बुलबुल ले उड़ा, इसके नाम की तो सुपारी निकालेगा।" सलीम जेब से पान निकालकर मुंह में डालते हुए इसने आंखें घुमाकर कहा, "एक काम करता हूँ, मुझे बताओ अभी मेरी बुलबुल कहाँ है?" मरीना बेगम की तरफ देखते हुए इसने सवाल किया, "अभी अपने कमरे में है।" मरीना बेगम ने नहुसत से कहते हुए सर झटका, "मैं जाकर अभी ही उसके साथ सुहागरात मना लेता हूँ, फिर वो इस्तेमाल की हुई लड़की तो अपनी बीवी नहीं बनाएगा। इसे तलाक दे देगा। तुम इसे जज़्बाती सहारा देकर प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा लेना और फिर मैं इससे शादी करके कुछ दिन मज़े करूँगा। जब मेरा दिल भर जाएगा, तो आपके प्लान के तहत इसे रानी बाई के कोठे पर छोड़ आऊँगा। सारी ज़िंदगी तड़पेगी, सिसकेगी, तो तुझे सुकून मिलेगा और फिर ऐसे तेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और जायदाद मिलने पर मुझे मेरे 15 करोड़ दे देना। मैं वो 15 करोड़ लेकर अपनी चंबेली के साथ मज़े करूँगा। सबके सपने पूरे हो जाएँगे। तो बताओ कैसा लगा मेरा प्लान?" पान की पिचकारी डस्टबिन में मारते हुए इसने अपने प्लान पर दाद वसूल करने के लिए इनकी तरफ देखा। तभी एक बार फिर चटाक की आवाज़ के साथ सलीम का मुँह फिर गया। "क्या अपनी सारी अकल भी रानी बाई के कोठे पर बेच खाई है? पहली की बात कुछ और थी। तुम अगर अब इसके साथ ये सब करोगे तो तुझे क्या लगता है वो अस्वद मलक हमें छोड़ेगा? वो हमारी कब्र कल के बजाय आज बना देगा।" शौकत ने गुस्से से फनकारते हुए कहा, "तो फिर तो तू ही कोई आइडिया यार दे।" सलीम ने गुस्से से अपनी गाल सुलाते हुए चिबा-चिबा कर कहा, "हमें कुछ और सोचना होगा, जिससे साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।" शौकत ने पुरसोच अंदाज में कहा, "कल जब से असवद उसे घर छोड़कर गया था, तब से लेकर अब तक एक बार भी उसका सामना मरीना से नहीं हुआ था। काफ़ी बार इसने सोचा कि वो खुद जाकर मरीना बेगम को सब सच बता दे, लेकिन असवद के डर की वजह से वो ये हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। उसे रह रहकर अस्वद पर गुस्सा आ रहा था, जिसने उसे किसी से खुलकर बात करने के काबिल नहीं छोड़ा था और इस पर उसका वो बेबाक और पुरशिद्दत अंदाज अपने गर्दन, कंधों और होंठों पर भी उसका जलता लम्स महसूस कर वो एक बार फिर शर्म से पानी-पानी हो गई। अनजाने में वो अस्वद का सोचते हुए उसके हाथ अपने होंठों तक गए। ना चाहते हुए भी हल्की सी मुस्कुराहट ने अपने आप इसके लबों का अहाता किया, लेकिन फिर अपनी ही हरकत पर जब गौर किया तो सटपटाकर मुंह बनाते हुए अपना सर झटका। तभी मुसलसल बजते फ़ोन को बिना देखे कान से लगाया। "हेलो, हेलो मेरी जान, मेरी इकलौती नई दुल्हन बीवी, मुझे उम्मीद है तुम अच्छी बीवियों की तरह अपने ही शौहर के ख़्यालों में खोई होगी।" इसकी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए वो चौंकी, लेकिन इसके इतने सही अंदाज़ा लगाने पर इसने चोर नज़रों से इधर-उधर देखा। "इधर-उधर नहीं देखो, मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ। जी नहीं, ना ही मैं आपको सोच रही थी और ना ही आप मेरे दिल में हो। आप पर और आपकी हरकतों पर इंसान का दिमाग ही खराब हो सकता है।" गुस्से से नाक फैलाकर इसने एक-एक लफ्ज़ चबा-चबा कर कहा, "चलो दिल में ना सही मगर दिमाग में तो हो ना, और फिर दिमाग से दिल तक उतरने में आखिर वक़्त ही कितना लगा है। अगर तुमने मुझे अपने दिमाग में ऐसे ही बसाए रखा, तो मैं कब तुम्हारे दिल में आन बसा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।" तो दोस्तों, आज की एपिसोड यहाँ तक ही। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक लाज़मी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।